हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट अनसॉल्व पेपर सॉल्व करेंगे। ये इसमें जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सिलेक्टेड हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो के अंत तक बने रहना, पूरा टॉपिक हम लोग का इस सेट का क्लियर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग समझेंगे एक एक करके क्वेश्चन को। इसमें ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट सहसंयोजी ठोस होता है, ये ऑब्जेक्टिव है। और इसमें दिया समान ताप पर किन विलयनों के युग्म समपराशरी हैं। तो 0.1 मोल CaNO3 का वोल्टोएस तथा 0.1 मोल Na2SO4 इस विलयन का जो युग्म होगा वो समपराशरी होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को दिया हुआ है, 4 धातुओं ABCD के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः इतना, ये सब दिए हुए हैं। इनकी धातुओं की घटती हुई सक्रियता का क्रम लिखिए। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, जो सबसे ज़्यादा रेडी होगा उसकी सक्रियता उतनी ही ज़्यादा होगी। मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान जितना ऋणात्मक होता है उसका मतलब जो धातु जितना ऋणात्मक होता है उसकी सक्रियता उतना ही ज़्यादा होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये आप लोग का लिख दिया गया है। ये सबसे रेडी है तो इसका सक्रियता क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसी के अकॉर्डिंग लिखा गया है। तो इसमें DBDCA ये मतलब इसका ऑर्डर है होगा। अगला इसमें देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया शून्य कोट की अभिक्रिया है। तो इसमें आप लोग को बताना है, ये अभिक्रिया आप लोग को दिया हुआ है कौन सी शून्य कोट की अभिक्रिया है। आगे भी एक ऑप्शन है, उसको देखते हैं। इसमें लास्ट ऑप्शन में दिया था H2 + Cl2 एरो 2HCl, ये आप लोग का शून्य कोट की अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला दिया हुआ है, एमाइडो से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक। एमाइड से एमीन बनाने में Br2/KOH इसमें उपयोग होता है, एमाइड से एमीन बनाने में। अगला है हाफमान ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया। हाफमान ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया आप लोग का ये लिखा गया है। तो इसमें यही है आप लोग का हाफमान ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया। ये 4 ऑप्शन को सेलेक्ट करके लिख दिया गया है डायरेक्ट। ये आप लोग का हाफमान ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया। अगला है राइबोफ्लोविन नाम है, राइबोफ्लोविन नाम है विटामिन B2 का, विटामिन B2 का नाम ये है। अगला चलिए इसमें क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक आवासशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक की 0.4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुई। बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक 2.67 है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। तो विलय का भार आप लोग को 2.5 ग्राम दिया हुआ है। स्मॉल w विलायक का भार 100 ग्राम दिया हुआ। क्वथनांक की वृद्धि ΔT बराबर 0.4 डिग्री सेल्सियस और मोलर उन्नयन स्थिरांक KB का मान आप लोग को दिया 2.67 और भार आप लोग को ज्ञात करना है। तो फार्मूला ये लगाएंगे और इसमें सभी मान को रख देंगे। इसमें सभी वैल्यू को रखने पर आप लोग को सॉल्व करने पर ये आप लोग का इसका मान आ गया 166.87 ग्राम मोल इनवर्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है, दूसरे का नंबर। ये सभी 2 नंबर के क्वेश्चन हैं और आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। और टाइम आप लोग के पास ज़्यादा नहीं है, मैं पूरा रिवाइज करा दूंगा, इसको पूरा सॉल्व करा दूंगा। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रखा गया है। निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की गणना कीजिए। ये आप लोग को दिया हुआ है, जिनमें अर्ध अभिक्रिया के मानक अपचयन विभव निम्न है। ये आप लोग का CD डबल पॉजिटिव CD का मान दिया है, E0 E0 का मान दिया हुआ है आप लोग को इतना, और तथा इसका मान आप लोग को ये दिया हुआ है। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बराबर होता है विद्युत वाहक बल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड है, इसमें मान रखा गया। तो आप लोग का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मान आया है 1.20। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन आप लोग का है, सल्फ्यूरिक एसिड, तीसरे का नंबर है। सल्फ्यूरिक एसिड का एक नमूना 94% WB है और उसका घनत्व 1.84 ग्राम पर ml है। इस विलयन की मोललता परिकलित कीजिए। ये हाइड्रोजन का मतलब जो दिया है, ये हाइड्रोजन का मान इतना दिया, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, सल्फर का मतलब परमाणु भार दिया हुआ है सभी का। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। और इसमें डेंसिटी आप लोग को 1.84 दिया हुआ था। तो विलयन का मोल बराबर होता है विलय का भार बटा विलय का और भार। तो इसको डिवाइड किया गया, मान दोनों का रखा गया और विलयन का द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व इंटू आयतन। तो इसमें सभी को के वैल्यू को रख कर सॉल्व किया गया। तो द्रव्यमान आप लोग का 184 आ गया और विलयन का भार बराबर होता है विलय का भार प्लस विलायक का भार। तो यहाँ पर इसको पक्षांतर किया गया। तो विलायक का भार आप लोग का आ गया 90 ग्राम और इसको केजी में बदला गया तो 0.090 kg आ गया। मोललता बराबर होता है विलय का मोल बटा
विलायक का भार। तो इसमें सभी वैल्यू को रखा गया और सॉल्व करने पर मोललता जो आप लोग का आया है वो आया है मोललता 10.65 मोल आया है। ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगला इसमें दिया था क्रिया गैस की प्रमुख विशेषता, ये आप लोग के सिलेबस में नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी नहीं है। हीलियम का प्रमुख स्रोत, तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथे का नंबर दिया हुआ है, डी ब्लॉक के तत्व अनुचुंबकीय लक्षण और परिवर्ती संयोजकता क्यों प्रदर्शित करते हैं, स्पष्ट कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल आता है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में। डी, तो चलिए समझते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये अनुचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं तथा श्रेणी के पहले व अंतिम सदस्य को छोड़कर शेष सभी तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि N-1 डी व NS दोनों के इलेक्ट्रॉन यौगिक निर्माण में भाग लेते हैं। इसका रीजन है ये। अगला क्वेश्चन है, लेंथेनाइट संकुचन क्या है, कारण सहित समझाइए। लेंथेनाइट संकुचन बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए इसको समझते हैं। लेंथेनाइट श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणविक त्रिज्या व आयनिक त्रिज्या लगातार घटती है, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, परंतु 4f इलेक्ट्रॉन के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव इसका पूर्ण रूप से विरोध नहीं कर पाता है। इस घटना को लेंथेनाइट संकुचन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग रिवीजन कर लेना, पढ़ लेना, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से एनिलीन बनाने की रासायनिक समीकरण देते हुए एनिलीन की कार्बिलेमीन तथा डाई एजोटीकरण अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये आप लोग का बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है, NaOH से क्रिया कराया गया तो ये आप लोग का बन गया है, और दोबारा NH2 से क्रिया कराया गया तो आप लोग का एनिलीन बन गया है, ये प्रोडक्ट बाहर हो गया। अगला एनिलीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म NaOH से कराया गया तो आप लोग का C6H5NC बना, और 3NaCl 3H2O बाहर हो गया, इसी को आइसोसाइनेट टेस्ट भी कहते हैं। और एनिलीन की क्रिया इससे कराया गया तो ये बना आप लोग का डाइजोनियम क्लोराइड बना है। तो ये हो गया आप लोग का रिएक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल काइनेटिक्स से, न्यूमेरिकल है। प्रथम कोट की अभिक्रिया के 4 प्रमुख अभिलक्षण लिखिए। एक, प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 60 मिनट है, कितने समय में यह अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा। तो T½ बराबर 60 मिनट दिया हुआ है, x बराबर जो मात्रा है वो 90% है, T ज्ञात करना है। तो T½ बराबर आप लोग जानते हैं 0.693/K होता है, और सभी मान को रखा गया है। सॉल्व करने पर K का मान आ गया 115.5 × 10⁴ आ गया। तो चलिए अगला देखते हैं। इसमें K का मान, इसमें K बराबर प्रथम कोट की अभिक्रिया से यहाँ पर लिखा गया है प्रथम कोट की अभिक्रिया का समीकरण, और सभी मान को यहाँ से ये K का मान रखा गया, तो सभी का मान रखने पर इसको सॉल्व किया गया आगे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। इसको सॉल्व करने पर T बराबर आप लोग का आ गया 199.39 मिनट आ गया। मिनट में दिया रहेगा तो मिनट में आएगा, सेकंड में दिया रहेगा सेकंड में आएगा। अगला देखते हैं, प्रथम कोट की अभिक्रिया के 4 अभिलक्षण लिखिए। तो वेग नियम R डायरेक्टिव बराबर K × R होता है। प्रारंभिक सांद्रता और अंतिम सांद्रता में संबंध का ये व्यंजक है, प्रारंभिक सांद्रता और अंतिम सांद्रता। तो K बराबर ये लिख सकते हैं, या आप लोग ये लिख दीजिए, प्रथम कोट की अभिक्रिया का वही है। प्रथम कोट की अभिक्रिया कभी पूर्ण नहीं होती है, प्रथम कोट की अभिक्रिया कभी पूर्ण नहीं होती है। अगला पॉइंट है, प्रथम कोट की अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता N गुनी करने पर अभिकारकों का वेग N गुना हो जाता है। अगला पॉइंट इसी में दिया हुआ है, T का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है, वहाँ पर मैं मात्रक नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लेना, तथा K का मात्रक सेकंड इनवर्स होता है। तो ये हो गया प्रथम कोट की अभिक्रिया के 4 प्रमुख अभिलक्षण, 5 लिख दिया हूँ मैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए। चलिए इसी में और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिगेंड क्या है। एक दंती एवं द्विदंती लिगेंड की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए और निम्नलिखित यौगिक के IPAC नाम लिखिए। इसका IPAC नाम लिखना है। तो आइए समझते हैं लिगेंड क्या होता है। किसी उपसंयोजक यौगिक में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर उपस्थित वह परमाणु या आयन जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर CMA को डोनेट किए रहता है, लिगेंड कहलाता है। जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रोमीटर एटम को डोनेट किया रहता है उसे हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। यह लुईस बेस होता है, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है।
एक दंती लिगेंड, एक दंतुक लिगेंड, मतलब ऐसे लिगेंड जिनमें एक दाता परमाणु होता है एक दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। जैसे H2O NH3CO, NO F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, H3O पॉजिटिव, ये सभी एक दंतुक लिगेंड है। द्विदंती लिगेंड, ऐसे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं द्विदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। ये आप लोग का एग्जाम्पल है द्विदंतुक लिगेंड का। इसका आईपीसी नाम Fe2O6Cl3, तो हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड क्लोराइड होगा इसका आईपीसी नेम। चलिए अगला इसमें देखते हैं। इसका आप लोग का आईपीसी नाम होगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड होगा। अगला क्वेश्चन है, हेलो एल्केन बनाने की दो सामान्य विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्नलिखित के साथ अभिक्रियाएं लिखिए। हेलो एल्केन बनाने की विधियां, हेलो एल्केन से बनाएंगे, एल्कीन है ये आप लोग का, HBr से क्रिया करा गया तो आप लोग का क्या बन गया, हेलो एल्केन बन गया, क्योंकि यहाँ ब्रोमीन लगा हुआ है। यहाँ भी एल्कीन है, HBr से पेरोक्साइड के उपस्थित में करा गया तो ये आप लोग का बन गया, ये भी हेलो एल्केन है। एल्कोहल से बनाएंगे, ROH से PCl5 की क्रिया करा देंगे तो आप लोग का ये बन जाएगा, ये भी आप लोग का क्या है, हेलो एल्केन ही है। PCl5 से कराएंगे, मतलब यहाँ वही चीज़ कराया गया है। एल्कोहलिक KOH से क्रिया, एल्कोहलिक KOH मतलब ये एल्किल हाइलाइट की क्रिया KOH से कराया गया तो एल्कीन बना है, KCl और H2O बाहर हो गया है। AgCN से क्रिया, तो हेलो मतलब एल्केन का क्रिया AgCN से कराया गया तो CH3 से H2 NC बन गया है, AgCl ये बाहर हो गया है। अगला देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक एमीन एवं एल्कीन से प्राथमिक एल्कोहल के विरचन के रासायनिक समीकरण लिखिए। एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक अम्ल के साथ प्राथमिक एल्कोहल की अपक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो आइए समझते हैं। ये RNH2 एमीन है और इसकी क्रिया HNO2 से करा गया तो एल्कोहल बना, N2H2 बाहर हो गया और वही चीज़ यहाँ भी लिखा गया है। एल्कीन का HOH से क्रिया कराया गया तो आप लोग का ये बनेगा CH3 CH2OH बना है। और एल्कोहल की क्रिया एस्टिल क्लोराइड से कराया गया तो एस्टर बन गया, HCl बन गया। और एस्टिक एसिड से कराया गया तो ये भी एस्टर बन गया और H2O बाहर हो गया। अगला देखते हैं, क्लोरोबेंजीन और एनिलीन से फिनाल का विरचन लिखिए। फिनाल के अम्लीय लक्षण को स्पष्ट कीजिए। और इसमें दिया है HNO3 और इसमें Zn चूर्ण के साथ फिनाल की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो क्लोरोबेंजीन से NaOH की क्रिया कराया गया तो ये फिनाल बन गया है। और यहाँ पर एनिलीन है, HNO2 HCl से क्रिया कराया गया 0.5 डिग्री सेल्सियस पे तो आप लोग का बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना है। इसका HOH से क्रिया कराया गया तो फिनाल बन गया, N2HCl बाहर हो गया, ये आप लोग का फिनाल है। आइए हम लोग समझते हैं फिनाल के अम्लीय लक्षण। तो आप लोग को फिनाल का अम्लीय लक्षण जो होगा OH से क्रिया कराएंगे तो ये आप लोग का, ये इसको आयनित करेंगे तो ऐसे भी आयनित हो जाएगा। OH माइनस से क्रिया करेगा तो O माइनस निकला और H2O बाहर हो गया। और यहाँ पर इसको ऐसे भी आयनित करके लिख सकते हैं, H प्लस आयन दे रहा है इसलिए ये अम्लीय गुण क्या करेगा, शो करेगा फिनाल। अगला क्वेश्चन है, HNO3 के साथ अपक्रिया फिनाल की। तो HNO3 यहाँ पर HNO2 से क्रिया कराया गया आप लोग का तो ये एक आर्थो पे गया एक पैरा पे गया है। HNO3 ही है आप लोग का, ये HNO3 है। फिनाल की क्रिया क्या है तो आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनाल बना है यहाँ पर। और यहाँ पर ये तनु से कराया गया, सांद से कराया गया तो ये TNP बन जाएगा। तनु से कराया जाएगा तो आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनाल बनेगा और सांद से कराया जाएगा तो TNP बनेगा, ट्राई नाइट्रोफिनाल बन जाएगा। Zn चूर्ण से क्रिया फिनाल की कराएंगे तो आप लोग का ये बेंजीन बनेगा और ZnO क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन इसी में, क्या होता है जब एक एल्डिहाइड निम्नलिखित के साथ अपक्रिया करता है, केवल रासायनिक समीकरण लिखे। टॉलन अभिकर्मक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। RCHO2 AgNO3 का उल्टा है पॉजिटिव और 3OH नेगेटिव, तो यहाँ RCO नेगेटिव बना, Ag यही बना है और यहाँ पर अमोनिया और H2O बाहर हो गया है। या आप लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ये आप लोग का टॉलन अभिकर्मक है। टॉलन अभिक्रिया देगा तो यही आप लोग लिख देना। HCN से अभिक्रिया कराया गया आप लोग का यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड का, तो ये आप लोग का बन गया है साइनोहाइड्रिन। और NaHSO3 से कराया गया तो आप लोग का ये प्रोडक्ट बन गया। और RMgX की क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से कराया गया तो आप लोग का ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। आइए अगला हम लोग समझते हैं फेलिंग बिलेन, ये भी पूछता है बहुत बार। RCHO2Cu पॉजिटिव 3OH नेगेटिव, तो RCO नेगेटिव Cu2O बनेगा, H2O बनेगा, ये आप लोग का फेलिंग बिलेन कहलाता है ये रिएक्शन।
तो क्या होता है जब इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया करता है। तो आइए इस रिएक्शन को भी देखते हैं। ऐसे ही आप लोग को पूछेगा, लास्ट जो क्वेश्चन होगा वो आप लोग का इसी टाइप का रहेगा। तो आप लोग का यहाँ पर ROH की मतलब यहाँ पर एल्कोहल की क्रिया यहाँ पर कराया गया है कार्बोक्सिलिक अम्ल से, तो एस्टर बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। अमोनिया से कराएंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल का HNO3 से NH3 से, तो आप लोग का ये एमाइड बनेगा। और PCl से 5 से कराएंगे तो आप लोग का ये बनेगा स्टील क्लोराइड। और NaOH से कराएंगे तो आप लोग का सोडियम एसीटेट बनेगा। अगला देखते हैं, लाल फास्फोरस तथा H2O की उपस्थिति में हैलोजन। आगे देखते हैं, हैलोजन से क्रिया कराएंगे तो ये आप लोग का कार्बोक्सिलिक अम्ल ये है, लाल फास्फोरस और Cl2 से क्रिया कराएगा तो आप लोग का ये प्रोडक्ट बन जाएगा। देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए। ग्लूकोज अणु में 5 OH समूह और यहाँ पर दिया है 2 CHO, मतलब CHO समूह और कीटोनिक समूह के होने की पुष्टि हेतु एक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। इसमें कीटोनिक ग्रुप होता है और 5 OH ग्रुप होता है। तो कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, ये भी आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया है। कार्बोहाइड्रेट ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बन के जो हाइड्रेट होते हैं उसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ग्लूकोज में 5 OH समूह के लिए समीकरण, आप लोग ये समीकरण लिखेंगे तो ये आप लोग को बताता है कि जो ग्लूकोज होते हैं उसमें 5 OH पाया जाता है। तो ग्लूकोज ये है, PCl5 से क्रिया कराएंगे तो आप लोग का ये बनेगा और आप लोगों को POCl3 और जो 5HCl बाहर हो जाएगा। इसी से पता चलता है आप लोग को कि ग्लूकोज में 5 OH समूह होता है। तो ये रिएक्शन आप लोग लिख रहे हैं ना, CHO समूह के लिए समीकरण, CHO समूह के लिए समीकरण होगा। इसमें आप लोग का ग्लूकोज है CN से क्रिया कराएंगे तो आप लोग का ये बनेगा साइनोहाइड्रिन। तो इससे पता चलता है इसमें CHO समूह होता है। अगला देखते हैं, इसमें कीटोनिक समूह के लिए आप लोग NH2OH से क्रिया कराएंगे तो पता चलेगा कीटोनिक समूह इसमें होता है। ये रिएक्शन आप लोग ले लीजिए। ग्लूकोज तथा सुक्रोज में अंतर, आइए हम लोग समझते हैं। ग्लूकोज जो होता है मोनोसेकेराइड होता है, जबकि सुक्रोज जो होता है वो ओलिगोसेकेराइड होता है। और ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6 और सुक्रोज का होता है C12H2211। और जो आप लोग का मोनोसेकेराइड होता है वो आप लोग का इसमें आप लोग का फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जबकि इसमें नॉट फ्री CHO ग्रुप, इसमें CHO ग्रुप नहीं होता है। अगला दिया हुआ है, जो आप लोग का ग्लूकोज होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, जबकि जो फ्रक्टोज होता है वो लीवो रोटेटरी होता है। अगला दिया हुआ है, अगला पॉइंट ग्लूकोज गिव्स रिएक्शन विथ टॉलेंट एजेंट, ये टॉलेंट एजेंट से रिएक्शन देता है, जबकि जो आप लोग का सुक्रोज होता है डज नॉट गिव एनी रिएक्शन विथ Ag2O, के साथ रिएक्शन नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है, एमिनो अम्ल तथा प्रोटीन की परिभाषा लिखिए। एमिनो अम्ल तथा प्रोटीन की परिभाषा लिखिए। प्रोटीन के प्रमुख स्रोत एवं शरीर में उनके कार्य लिखिए। प्रोटीन के विकृतीकरण को स्पष्ट कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है और ये आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। एमिनो अम्ल क्या होता है? एमिनो अम्ल प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई है। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के वे व्युत्पन्न हैं जिसमें क्षारीय एमिनो ग्रुप तथा अम्लीय कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है। एमिनो अम्ल कहलाता है। एमिनो अम्ल का ये फार्मूला RCHNH2COH, मतलब इसमें NH2 ग्रुप और COH ग्रुप दोनों पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? एमिनो अम्ल कहते हैं। तो ये आप लोग का एमिनो अम्ल का स्ट्रक्चर है। आइए समझते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के प्रोटियोस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है प्राथमिक महत्व, अर्थात अति महत्वपूर्ण, अर्थात शरीर के वृद्धि, विकास व मरम्मत हेतु प्रोटीन अति आवश्यक यौगिक है। प्रोटीन के मुख्य स्रोत दाल, दूध, अंडा, सोयाबीन, पनीर, मूंगफली, मांस आदि है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन के कार्य। तो आप लोग को इसमें पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा इस सेट का। तो चलिए हम लोग समझते हैं प्रोटीन के कार्य। पेशियों का निर्माण करना, रक्त व शरीर के अन्य द्रवों की pH का नियंत्रण करना, शरीर की वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं तथा ऊतकों का सुधार करना, एंजाइम तथा हार्मोन्स का संश्लेषण करना, प्रोटीन का विकृतीकरण, ये भी बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए समझते हैं।
जब प्राकृतिक प्रोटीन में भौतिक परिवर्तन किए जाते हैं, जैसे ताप परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, जैसे अम्ल मिलाना, क्षार मिलाना, भारी धातु लवण मिलाना, पीएच परिवर्तन, तो प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता खो देता है, जिसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। विकृतीकरण के दौरान प्रोटीन की द्वितीयक व तृतीयक संरचना ही प्रभावित होती है, जबकि प्राथमिक संरचना अप्रभावित रहती है। चलिए इसमें समझते हैं। इसी में है एथिल अल्कोहल के उपयोग। एथिल अल्कोहल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? पेय पदार्थ बनाने में, औषधि निर्माण में और अभिकर्मक के रूप में। तो ये पूरा पेपर मैं आप लोग को समझा दिया हूँ, पढ़ा दिया हूँ। आप लोग इसको बार बार रिवीजन कर लेना, इससे काफ़ी क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग का पेपर अच्छा हो। बेस्ट ऑफ लक।